जब हम भारत के आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो अक्सर अहिंसा का जिक्र होता है। लेकिन एक और रास्ता भी था, एक ऐसा रास्ता जो मानता था कि आज़ादी सिर्फ ताकत से ही हासिल की जा सकती है। और ये रास्ता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो चलिए आज हम उनके इसी साहसी और क्रांतिकारी नज़रिए को समझते हैं, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक सीधा साधा ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जो कह रहा था कि भाई आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जिसे मांगा जाएगा, बल्कि ये तो हमारा हक है और इसे लड़कर हासिल करना होगा। असल में यही उनकी पूरी सोच का सेंटर पॉइंट था कि आज़ादी के लिए हमें सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस क्रांतिकारी सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जरिया था एक सेना। जी हाँ, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए बनाई, जिसे हम सब आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। और यही फौज उनकी पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद थी। और हाँ, ये कोई दिखावटी सेना नहीं थी, इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला स्टेप, आज़ाद हिंद फौज को तैयार करना। दूसरा स्टेप, अंग्रेज़ों को ज़बरदस्ती भारत से बाहर निकालना। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी था, भारत की पूरी आज़ादी हासिल करना। ये प्लान जितना सिंपल था, उतना ही हिम्मत वाला भी। लेकिन नेताजी की लड़ाई सिर्फ हथियारों तक ही नहीं थी, वो एक बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन भी थे। उनका अगला कदम था अंग्रेजी हुकूमत को सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि दुनिया के सामने पॉलिटिकल लेवल पर भी चुनौती देना। और ये काम उन्होंने किया अनंतिम सरकार बनाकर, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होती क्या है। देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसी सरकार होती है जो देश के बाहर रहकर अपने देश को रिप्रेजेंट करती है। इसका मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि भारत के असली नुमाइंदे हम हैं, अंग्रेज नहीं। और 1943 में ये कदम ब्रिटिश राज के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज था। इस सरकार ने पूरी दुनिया के सामने आज़ाद भारत का दावा पेश किया। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? जर्मनी और जापान जैसे कई बड़े देशों ने इसे मान्यता भी दे दी। सोचिए, इस एक कदम ने अंग्रेजों के उस दावे पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि वही भारत के इकलौते शासक हैं। इसने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी वैधता को बहुत कमज़ोर कर दिया। तो हमने मिलिट्री और पॉलिटिक्स की तो बात कर ली, लेकिन नेताजी की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी तक ही नहीं थी। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो सोशल लेवल पर भी आज़ाद और प्रोग्रेसिव हो। एक ऐसा भारत जहां इस क्रांति में हर एक इंसान की बराबर की हिस्सेदारी हो। और उनकी इसी सोच का सबसे बड़ा सबूत है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये पूरे एशिया की पहली महिला मिलिट्री रेजिमेंट थी। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। इससे महिलाओं को सिर्फ सपोर्टर नहीं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में एक योद्धा के तौर पर बराबरी का दर्जा मिला। नेताजी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि किसी भी देश की असली ताकत उसके नौजवान होते हैं। उन्होंने युवाओं के दिलों में सेल्फ रिस्पेक्ट और देश प्रेम की एक ऐसी आग जलाई, उनका मैसेज एकदम क्लियर था। अगर देश को आज़ाद कराना है तो हिम्मत, डिसिप्लिन और कुर्बानी के रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर बोस की विचारधारा का असल निचोड़ क्या था और वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? देखिए, उनके तरीकों पे बहस हो सकती है और होती भी है, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि उनका मकसद वही था जो हर भारतीय का था, आज़ादी। नेताजी और गांधी जी के बीच जो मतभेद थे, उनकी बात अक्सर होती है, और ये सच है कि दोनों के रास्ते अलग अलग थे। एक का रास्ता अहिंसा का था तो दूसरे का मानना था कि जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन तरीकों के इस फर्क के बावजूद दोनों की मंजिल बिल्कुल एक थी, भारत की पूरी आज़ादी। और उनकी विरासत का सबसे बड़ा और जिंदा प्रतीक है ये नारा, जय हिंद। आज ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हर भारतीय की पहचान है, एक प्रेरणा है। ये हमें उस हिम्मत की याद दिलाता है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती देने का हौसला दिखाया था। तो आखिर में ये एक सवाल उठता है, आज के समय में नेताजी के सशस्त्र क्रांति वाले नज़रिए की कितनी अहमियत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी विरासत के बारे में आज भी सोचने पर मजबूर करता है।